अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के मान में होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली टॉपिक तो कॉमन है और हर फील्ड में कोई ना कोई रीज़न्स होते हैं। तो हमारी एचवेक की फील्ड में भी रेफ्रिजरेशन साइकिल को लेके बड़ी एक बहस होती है और इसको सीखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उन लोगों को जिनको डीएई करने का मौका नहीं मिलता, जिनको बीटेक करने का मौका नहीं मिलता, यानी इंजीनियरिंग लेवल पे जिन लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं डिस्कशन करूँगा ताकि टूटी-फूटी नॉलेज जो भी हो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर मेरी बातों में कोई कमी हो तो आप कमेंट में पूरा करना। कोई बात अगर मैंने आप लोगों से नहीं की है तो आप लोगों ने कमेंट में बतानी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा उस बात को भी कवर करूँ। ठीक है? तो आज ये वीडियो देखने का मकसद आप लोगों ने एक तो स्किप नहीं करनी। बिगिनर्स स्पेशली जो हैं ये ख़ास वीडियो उसके लिए है कि एयर कंडीशन में जब आप गैस चार्ज करते हो तो एयर कंडीशन कूलिंग करता क्यों है? एक्सपेंशन वाल्व क्या काम करता है? इसके अलावा कंप्रेसर क्यों ज़रूरी है? कंप्रेसर क्या काम करता है? कंप्रेसर गैस को इनसाइडली स्ट्रक्चर देखे जाए तो स्ट्रक्चर में किस तरह वर्किंग प्रिंसिपल पे आता है? कैपिलरी ट्यूब क्या काम करती है? कंडेंसर का क्या मकसद है? एवोपरेटर क्या करता है? फैन कॉइल क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व की वर्किंग क्या होती है? तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करेंगे। स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हाई टेम्परेचर सेल्सियस 80 डिग्री से गैस -15 डिग्री सेल्सियस पे किस तरीके से कन्वर्ट होता है, हम ये वाली बात भी इस वीडियो के अंदर ही करेंगे। तो वीडियो आपने छोड़नी नहीं है, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज़ अगर लॉन्ग वीडियो हमारी बनती है तो लॉन्ग वीडियो के नीचे हमने उसके चैप्टर्स रखे हैं। पूरी वीडियो में जो बात मैंने कब की है तो उसकी चैप्टर के अकॉर्डिंग आप उसे टाइटल देख के वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो का जो आपका एक पार्ट है वो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि एयर कंडीशन कूलिंग क्यों करता है और एक लूप में जो गैस इसमें वर्किंग कर रही होती है, आया गैस खुद ब खुद ख़त्म होती भी है कि नहीं, ये भी बात करेंगे। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को समझने के लिए देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है किसी भी टेक्नीशियन को समझनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये जो ज़रूरी बातें होती है उसका आप लोग ध्यान रखा करें कि एक सिस्टम के लिए कूलिंग करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो कूलिंग करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक आपका कंप्रेसर होता है, प्लस उसके साथ कंडेंसर होता है। कंडेंसर के अलावा इसके पास एक ऑरिफाई बना हुआ होता है, कैपिलरी ट्यूब जिसको आप कहते हो, छोटा सा। तो कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी इसका बहुत अहम किरदार होता है और कुछ एसीज़ के अंदर एक्सपेंशन वॉल्व होता है, तो उसका सेम यही काम होता है, वर्किंग इसी तरीके से करता है। और इसके साथ इनर कॉइल होती है जिसको आप एवोपरेटर कहते हैं। तो एक एवोपरेटर होता है, ये दो चीज़ों के ऊपर ये मुश्तमिल होता है सिस्टम, ये दो तीन चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इंडोर से आउटर को कनेक्ट करने के लिए अगर आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम से इंडोर से आउटर कनेक्ट करने के लिए बीच में हम एक पाइप का यूज़ करते हैं, वो पाइप भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये वाले पाइप का यूज़ करते हैं। सबको पता है कि ये पाइप क्या है। ये बेसिकली देखिए 1/4 का पाइप और 1/2 का पाइप है, ठीक है। तो इंडोर अब रूम में कूलिंग को बरकरार रखने के लिए हम इसके थ्रू कूलिंग भेजते हैं रूम तक, और रूम में एवोपरेटर जो होता है वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में गैस जाती है और वहाँ पर रूम टेम्परेचर को मेंटेन वो करता है और उसके बाद गैस रिटर्न आती है लिक्विड में और कंप्रेसर पे वापस आके ये साइकिल दोबारा चले जाता है। अब ये सिंगल लूप में घूमता है। सिंगल लूप का मतलब ये कि आपकी गैस एक सिरे से निकलती है, एवोपरेटर पे जाती है, एवोपरेटर से वापसी आके कंप्रेसर में आती है। बीच में कोई ऐसा स्पेस नहीं होता कि गैस वहाँ से खारिज हो जाए। तो इसका मतलब सिंगल लूप में आपकी गैस घूमती है। तो यानी एयर कंडीशन अगर कहीं से भी लीकेज नहीं है तो आपके एयर कंडीशन की गैस 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, वो कभी भी लीक निकलती नहीं है। यानी सिस्टम के अंदर ही गैस रहती है और ये साइकिल जो है ऐसा चलता ही रहेगा। तो पाइप के अंदर रहती है। अच्छा, पाइप का भी एक वर्किंग है, मैं समझाता हूँ पहले, लेकिन पहले आपको बता दूँ कूलिंग कैसे हो रही है। हमारे पास इसको कूलिंग पैदा करने के लिए हम यूज़ करते हैं गैस का, जिसमें डिफरेंट किस्म की गैसेस हो सकती हैं। R32 एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस जो इस वक्त चल रही है, R32 लेटेस्ट से ग्लोबली सबसे बेहतरीन गैस है और बिजली कम यूज़ करती है ये वाली गैस और एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस है। तो इस तरीके की और गैसेस होती है, 410 नंबर भी होती है और 407 भी होती है, R22 होती है। इस तरीके की डिफरेंट फार्मूले के हिसाब से गैसेस मार्केट में आपको मिल जाएगी। गैस कोई भी हो, आप एज्यूम कर लें R32 गैस है। अब R32 गैस
एसी कूलिंग जब करता है, जब इसकी गैस को हाई टेम्परेचर में बनाया जाए, हाई टेम्परेचर से गुजारा जाए। तो हाई टेम्परेचर से गुजारने के लिए हम क्या करते हैं, इस गैस को कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के लिए हमारे पास रीज़न एक ही है, तरीका एक ही है कि हम उसको कंप्रेसर के ज़रिए कंप्रेस करते हैं। जब कोई भी कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है और डिस्चार्ज करता है आगे की तरफ कंडेंसर में, तो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो जब 80 डिग्री सेल्सियस तक वो चला जाता है तो उसके बाद हमने फ़ैन लगाया होता है आउटर यूनिट में। अब फ़ैन जो लगा होता है, कंडेंसर क्या करता है, अपने हीट को एक्सचेंज करता है लिक्विड के अंदर। जैसे ही वो हीट एक्सचेंज कर रहा होता है तो इस दौरान हम फ़ैन का यूज़ करते हैं ताकि हीट एक्सचेंजिंग में ईजी स्टेप्स हों और आसानी हो जाए, जल्दी हो जाए। लेकिन इसके बावजूद 80% ही हीट एक्सचेंज हो पाती है, यानी वो लिक्विड बन पाता है। फिर भी 20% उसमें से कमी रह जाती है जो पूरी तरीके से गैस जो है लिक्विड में तब्दील नहीं होती। अब उसको 100% लिक्विड में तब्दील करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गैस आपका कंडेंसर 100% लिक्विड में जब तक कन्वर्ट नहीं करेगा, तब्दील नहीं करेगा, तब तक आपका एवोपरेटर कूलिंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो अहम काम आता है हमारे, या तो कैपिलरी ट्यूब होगा या एक्सपेंशन वॉल होगा, दोनों चीज़ें लगी हुई होंगी। जो ही कंडेंसर 80% लिक्विड उसको बना चुका होगा हाई टेम्परेचर को, तो यहाँ पर आपका कैपिलरी ट्यूब लगा होता है आम एसीज में, और कुछ बड़े यूनिटों में एक्सपेंशन इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगे हुए होते हैं। जब गैस यहाँ पर आता है, इसमें से गुजरने की कोशिश करता है, तो हाई टेम्परेचर पीछे से मुसलसल बन रहा होता है, यहाँ पर आके कंडेंसर्स को 80% लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद एक ड्रायर लगा हुआ होता है, उसके अंदर से गैस फिल्टर होती है, ड्रायर होता है वो, बेसिकली उसको स्टेनर कहते हैं लोग। तो उसके अंदर से गैस होती हुई जाती है और पतली धात में से, यानी कैपिलरी ट्यूब में से या एक्सपेंशन वॉल में से गुजरती है। तो जब उसमें से गुजरती है तो गैस का जो टेम्परेचर निकलने वाला होता है वो बन जाता है -15 का। तो जब गैस इतने डायामीटर से गुजर के आगे जाती है हाई टेम्परेचर से निकल के, तो गैस लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है वेपर से। तो वेपर से इनटू लिक्विड वो तब्दील होती है, और इसके बाद ये रिलीज होती है कहाँ जाके, आपके एवोपरेटर पे, जहाँ पर आपका कंडेंस एवोपरेटर लगा हुआ है, यानी कूलिंग कॉइल लगी हुई है। अब कूलिंग कॉइल जहाँ लगी हुई है, अब होता क्या है, कूलिंग कॉइल पे ये गैस पहुँचती है लिक्विड शेप में। अब जो ही लिक्विड शेप में पहुँचती है, तो अब आपका रूम टेम्परेचर अगर गर्म है तो हवा जो उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो वो हवा क्या कर रही होती है कि इसकी कॉइल के ऊपर जब आइस आने लगती है, हमने ब्लोअर लगाया हुआ है जो उस आइस को, जो उसमें फॉग बन रही होती है, उसको रिड्यूस करता है और कमरे में थ्रो करता है। जैसे ही वो थ्रो कर रहा होता है तो कमरे का टेम्परेचर जब तक गर्म होता है तो वो प्रॉपर वेपर में गैस जल्दी बन रही होती है, तो जिसकी वजह से लिक्विड वेपर में तब्दील होना शुरू हो जाता है रूम टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जैसे ही आपका कमरा बंद होता है, चारों तरफ से कमरा बंद हो जाता है, तो एयर कंडीशन जो कूलिंग ट्रांसफ़र कर रहा होता है कमरे में, जो बना रहा होता है, उसी कूलिंग को रिटर्न करता है। जब उसी कूलिंग को ये रिटर्न करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर एक काम ये होता है कि इसके बाद गर्म हवा नहीं रहती कमरे के अंदर, टेम्परेचर ठंडा हो चुका होता है कमरे का, तो उसके बाद अंदर कमरे की हवा भी गैस को वेपर में कन्वर्ट प्रॉपर नहीं कर पाती, इसलिए वो लिक्विड रहता है और आपको कूलिंग मुसलसल मिलती रहती है। ये टेम्परेचर इसी तरीके से स्टैंड रहता है और इसी तरीके से वर्किंग करता है। अगर हम ब्लोअर फैन के ज़रिए रूम में टेम्परेचर को, हवा को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये पूरा आइस से भर जाएगा। ठीक है, तो हमें कूलिंग चाहिए, तो इसलिए उसको, अच्छा एक और बात आप लोगों को बता दूं, ये जो कूलिंग इसकी बन रही होती है, जितनी भी इसकी कूलिंग कमरे के अंदर बन रही होती है, इसको मापा जाता है BTU यूनिट के ज़रिए। आप इसको ब्रिटिश टर्मिनल यूनिट कहते हैं, जितने लोग पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा। तो 1 टन बर्फ़ की कैपेसिटी के हिसाब से इसको मापा जाता है। तो 1 टन कैपेसिटी को कवर करने के लिए हमारे पास जो मोटर लगी हुई होती है वो होती है 1000 से 1500 वाटेज की, यानी 1 टन बर्फ़ के बराबर कूलिंग पैदा करने के लिए जो कूलिंग उसके अंदर सर्कल साइकिल चल रहा है, जो उसकी रिदम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंप्रेसर होना चाहिए कम से कम 1000 से 1500 वाटेज के करीब हमारा कंप्रेसर यूनिट। तो ही उस कूलिंग को वो मेंटेन करेगा, तो ही उस कूलिंग में, उस रूम के अंदर वो कूलिंग मेंटेन रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जब गैस मुसलसल ठंडी हो रही है और लिक्विड फॉर्म में, और फिर रूम में जब कूलिंग आ जाती है, तो अगर यही कूलिंग लिक्विड में ही गैस जा रही है और रिटर्न जा रही है कंप्रेसर की तरफ, तो अगर लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर की तरफ आपकी गैस पहुंचेगी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह आएगी कि अगर कंप्रेसर में लिक्विड जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो अगर गैस लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर तक पहुंचती है आपके एसी की, तो प्रॉब्लम ये पैदा होगा कि उसके अंदर वाइंडिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वाइंडिंग जो होती है वो जलने का खतरा रहेगा, कंप्रेसर ख़राब होने का खतरा रहेगा। तो इसको कवर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड रिसीवर को, अक्यूमुलेटर को, या फिर स्टेनर को कंप्रेसर के साथ जो लगा हुआ होता है। तो वो क्या करता है, वो गैस को लिक्विड फॉर्म में अपने पास लेता है, लेकिन कंप्रेसर के अंदर उसको वेपर फॉर्म में ही भेजता है। यानी कंप्रेसर के अंदर जो है लिक्विड में नहीं जाता, वहाँ पहुँचने तक ये वापस से वेपर में तब्दील हो जाता है। जाते फर्ज करें छत पे एक पानी का टंका पड़ा हुआ है फुल गर्म, यानी धूप लग रही है उसके ऊपर, वो धूप लगे जा रही है तो बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन जैसे ही पानी आप नल में निकालते हैं तो जो गर्म ऊपर पानी होता है, जैसे ही नल से वो जब बाल्टी में आना शुरू हो जाता है तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, निकल जाता है। तो वो गर्म पानी जो टंके में पड़ा होता है वो बाल्टी में आने के बाद उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सेम एज जब गैस इधर तक पहुंच रही होती है तो ये अपनी शक्ल को यानी वेपर पे तब्दील होना शुरू हो जाती है। जैसे ही कंप्रेसर में पहुंचती है, कंप्रेसर फिर से इसको कंप्रेस करता है और 80 डिग्री सेल्सियस में दोबारा से ट्रांसफ़र करता है कंडेंसर यूनिट के अंदर। तो 80 डिग्री सेल्सियस में ये कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये लो 15 सेल्सियस में चला जाता है, -15 में, और ये साइकिल मुसलसल चलता रहता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, हम इस पाइप का यूज़ करते हैं, ये वाली किट होती है, ये किट यूज़ करते हैं हम अक्सर। और इस किट के अंदर आप गौर करें, ये पाइप जो है वो इस तरीके से जा रहे होते हैं मिल के। अब क्या ज़रूरत है कि इन पाइप को मिला के ले जाया जाता है। अब देखें, इसको यूँ समझ लें आप कि ये एक पाइप गर्म रहता है और एक पाइप ठंडा है। तो लिक्विड में जो गैस आ रही है ये बहुत ज़्यादा चिल करती हुई आ रही है, ठीक है। लेकिन जो गैस जा रही है वो किस फॉर्म में जा रही है, वो वेपर फॉर्म में यहाँ से जाके अंदर जाके लिक्विड ज़्यादा हो रही है उधर रूम में। तो जब ये दोनों पाइप एक दूसरे से अटैच भी होते हैं, कनेक्ट होते हैं इस तरीके से, तो एक दूसरे के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए चलते हैं ये दोनों पाइप। क्योंकि ये पाइप थोड़ा गर्म रहता है या थोड़ा कम ठंडा रहता है और ये पाइप ज़्यादा ठंडा रहता है, तो दोनों पाइप जब साथ अटैच होते हैं तो दोनों एक दूसरे के टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। क्योंकि अगर दोनों ही ठंडे चलेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडे चलेंगे तो बर्फ़ पकड़ लेंगे, टेम्परेचर में फिर इशू आएगा। तो इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो ये वाला पाइप हमारे इस पाइप के साथ अटैच होता है, और अटैच होना भी चाहिए ताकि रूम के अंदर कूलिंग इफिशियंसी बेहतर रहे। अगर ये चीज़ इस तरीके से अटैच नहीं रहेगी तो ये अगर बहुत ज़्यादा चिल होकर आएगा तो आइस पकड़ने का खतरा रहेगा, आपका एयर कंडीशन जो है वो बर्फ़ पकड़ने का खतरा रहेगा। तो जहाँ पर आपका कंप्रेसर कंप्रेस करता है आपकी गैस को और कंडेंसर फिर लिक्विड में उसको ट्रांसफॉर्म करता है, और उसके बाद 100% ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, बाकी कमाल आपका एक्सपेंशन वॉल या कैपिलरी ट्यूब करती है। तो कुछ हद तक देखें ये गर्म चल रहा होता है, और जब ये कनेक्ट यहाँ से इसके साथ मिल के चल रहा होता है तो इसके गर्म होने की वजह से भी इसके टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दोनों साथ हैं। तो कहीं ना कहीं देखें ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और एक एसी टेक्नीशियंस को, एक बिगिनर्स को इन सब बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो किसी भी टेक्नीशियन को पता होना चाहिए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक एयर कंडीशन को बना रहे हैं, अगर आपको कभी प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब किस टाइप की लगनी चाहिए, किस साइज़ की लगनी चाहिए, तो आप सिस्टम को देख लें, कंप्रेसर साइज़ को देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कैपिलरी ट्यूब भी आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कभी अगर आपको कैपिलरी का साइजिंग का अंदाज़ा ना हो रहा हो तो मे भी पॉसिबल कि एक्सपेंशन इलेक्ट्रॉनिक वॉल भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों ने कभी यूज़ किया तो आप कमेंट करके लाजमी बताएं। बाकी एक्सपेंशन वॉल के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे कि कैपिलरी हटा के हमने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल को कहाँ यूज़ किया है। इंशाल्लाह जल्द उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। उससे ये होता है कि अगर कैपिलरी का साइज़ आपको नहीं पता तो वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल वहाँ पे कूलिंग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और बहुत मदद करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो आपको लाजमी मिले। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, कोई बात अगर रह गई हो या कोई बात मैं पूरी नहीं कर पाया तो हमारी रहनुमाई करें, कमेंट में लाजमी हमें बताएं। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उस बात को कवर भी करेंगे और आपके अकाउंट को मेंशन भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।